स्टूडेंट्स, कल हमने जो सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ था उस सिलेबस का सब बच्चों ने YouTube से ले लिया होगा। अब जो है आज यूनिट नंबर फर्स्ट जो स्थिर विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है 7 मार्क की है। इसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का, जो टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, उसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 आएंगे। पूरी जो यूनिट है उसमें 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टरों में 5 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन आना है और उसके जो ऑप्शन में है वो भी एक ही क्वेश्चन आना है। मतलब जो 2 पार्ट हैं, 2 चैप्टर हैं, उनमें से केवल जो है एक ही क्वेश्चन आना है और उसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन आना है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आवेश और विद्युत क्षेत्र। पहले हम विद्युत की बात करें फिर आवेश से शुरू करेंगे। ये जो विद्युत है पहले उसकी डेफिनेशन, विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी जो डेफिनेशन है पहले उसके बारे में चर्चा करें। तो विद्युत वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी भी हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण रखती है। विद्युत मीन्स वह न्यूनतम ऊर्जा जो हल्की से हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण रखती है। ये जो विद्युत है ये रगड़ने से उत्पन्न होती है। जब हम एक चीज को दूसरी चीज से, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ेंगे तब उत्पन्न होगी, इसलिए इसको जो है घर्षण विद्युत भी कहते हैं। विद्युत है वो 2 टाइप्स, 2 प्रकार की होती है। एक ये जो विद्युत है 2 प्रकार की है। पहली जो विद्युत है उसको स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यही हमारी यूनिट का नाम है। और जो दूसरी वाली है उसका नाम है धारा विद्युत, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ और विद्युत मीन्स आवेश। ये जो आवेश है यदि वो किसी पदार्थ पर रुका रहता है तो उसको स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे कुचालक पदार्थ, जो कुचालक पदार्थ हैं लकड़ी, एवोनाइट, प्लास्टिक, इन पर आवेश चलता नहीं है, रुका रहता है। नॉन कंडक्टिव पदार्थ कहलाते हैं ऐसे पदार्थों को जिन पर ये जो विद्युत नहीं चलती है वो कुचालक पदार्थ, और ऐसे विद्युत को स्थिर विद्युत कहते हैं। ये अपना यूनिट है वो चलेगा। लेकिन जो दूसरा भाग है धारा विद्युत, यूनिट नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश चल सकता है, यदि आवेश चलता है तो उसको धारा विद्युत कहते हैं। तो आवेश के ऊपर पूरा ये यूनिट है हमारे 2। उसीलिए जो पहला यूनिट है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो आवेश मीन्स चार्ज है। हमको आवेश पढ़ना है, तो आवेश को यदि हम पढ़ना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले आवेश मीन्स चार्ज के बारे में पता करना पड़ेगा। चार्ज जो है किसी भी वस्तु के ऊपर, मतलब आवेश वह अदिश राशि है जो किसी वस्तु के ऊपर आने से वह वस्तु आवेशित हो जाती है। आना मतलब अर्जित होना। जब किसी वस्तु के ऊपर आवेश अर्जित होता है तो उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहते हैं। अब आवेश का आना और जाना ये परमाणु मॉडल के हिसाब से हमको समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए परमाणु मॉडल को पहले थोड़ा आवेश के बारे में जानकारी करें। तो आवेश जो है उसकी जो मात्रक है, पहला CGS पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो स्थैतिक कूलम, स्टैटिक कूलम आवेश का CGS पद्धति का मात्रक। और जो SI सिस्टम में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वो है कूलम।
सीजीएस और एसआई पद्धति में जो आवेश की मात्रक हैं उनमें एक संबंध है कि एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम होते हैं। मतलब एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम होते हैं। इसका जो है ना विमीय सूत्र भी है। तो इसका विमीय सूत्र डायरेक्ट याद करने के स्थान पर हम पहले इसका फॉर्मूला देखें। हमने 10वीं क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी थी विद्युत धारा। विद्युत धारा की डेफिनेशन की जो फॉर्मूला है वो है विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय, मतलब करंट इक्वल चार्ज अपॉन टाइम। तो आवेश इक्वल धारा इनटू समय। धारा का एसआई सिस्टम में जो यूनिट है एम्पियर और टाइम का है तो सेकंड, लेकिन उसको विमीय सूत्र में टी से ही प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो पहले एम मास नहीं है तो 0 की पावर, एल नहीं है तो पावर 0, फिर टी ए। ये 11th क्लास में विमीय सूत्र लिखने का तरीका हम समझते हैं। तो आवेश जो है उसका ये विमीय सूत्र है, इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। जब किसी वस्तु पर आवेश आता है तो वो वस्तु आवेशित हो जाती है। आवेश का जो नामांकन है, नाम जो रखा है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आवेशों के नाम रखे हैं। आवेश 2 प्रकार के हैं। ये जो आवेश हैं उसको भी 2 प्रकार में बांटा है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज धनावेश और नेगेटिव चार्ज ऋणावेश। ये जो धनावेश और ऋणावेश की डेफिनेशन है ये सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दी थी। ये धनावेश जो है उसकी डेफिनेशन जब उन्होंने बनाई तब उन्होंने बताया कि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े। पहले कांच की छड़ लें और रेशम का कपड़ा लेकर रगड़े, तो रगड़ने पर अपने आप रेशम के कपड़े का जो इलेक्ट्रॉन है वो कांच की छड़ में से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर रेशम के कपड़े पर चला जाता है, जिससे कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। द्वारा समझे, जो धनावेश है उसको उत्पन्न कराने की जो क्रिया है कि कांच की छड़ लें, रेशम का कपड़ा लें, रगड़ें, तो कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा और रेशम के कपड़े पर जाएगा। ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन हटेगा वो धनावेशित, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इसको हम परमाणु मॉडल की सहायता से, जो परमाणु मॉडल का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसमें समझेंगे। ऐसे ही जो ऋणावेश है कि एक एवोनाइट की छड़ लें और बिल्ली की खाल, तो एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े हैं, तो रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आने से एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित और बिल्ली की जो खाल है वो धनावेशित हो जाएगी। तो इसका मतलब आवेश 2 प्रकार के हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। जब आवेश के बारे में और ज्यादा चर्चा करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो इनको सबसे पहले नाम दिया था। जब 2 कोई समान आवेश होते हैं जैसे धन और धनावेश, उनको पास पास में लाएं तो दोनों में प्रतिकर्षण रिपल्सन होता है, और जब एक विपरीत आवेश को पास पास लाएं, एक धनावेश एक ऋणावेश, तो उनमें आकर्षण होता है। इनकी हमको आगे और जरूरत पड़ेगी। अब हम ये पता करें कि ये आवेश जो है धन आवेश और जो ऋणावेश है ये कैसे उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए हमको आवेश परमाणु मॉडल का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो समझना पड़ेगा। ये परमाणु मॉडल हम सबसे पहले 9th क्लास में पढ़ते थे। अब हमारे को 12th क्लास में यूनिट नंबर 8 में परमाणु और नाभिक आ गया है। सबसे पहले परमाणु मॉडल की बात करें तो डाल्टन जो है, डाल्टन वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल के बारे में बताया, उनका परमाणु मॉडल फेल हो गया। फिर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल बताया, वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, उसमें बहुत कमियां रही। फिर बोर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना परमाणु मॉडल बताया। जो बोर का परमाणु मॉडल है उसके अनुसार
सबसे परमाणु का जो अंदर का भाग है उसमें नाभिक होता है। नाभिक में दो कण होते हैं, धनावेश प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन। जो नाभिक है उसमें, और इसके बाहर की जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों का बोर-वली का सिद्धांत है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। और मान लो तीसरी कक्षा भी है और उसमें मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 11 जो परमाणु क्रमांक है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो सोडियम परमाणु की होती है। ये सोडियम परमाणु जो है उसका हमने परमाणु मॉडल बनाया है। इस एक इलेक्ट्रॉन को यदि यहाँ से निकाल दें और निकाल के किसी दूसरे वाले पदार्थ पर पहुंचा दें, तो यदि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। इसमें जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कैसी है? बराबर। प्रोटॉनों पर धनावेश, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश। दोनों यदि बराबर बराबर होते हैं तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, इस पर कोई आवेश नहीं है परमाणु पर। लेकिन यदि हम परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो 11 थे अब 10 ही रह जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन 11 रहेंगे। तो प्रोटॉन पे धनावेश है इसलिए वो धनावेश है। इलेक्ट्रॉन 10 हैं तो इसलिए उस पर 1 इलेक्ट्रॉन कैसा है? कम। ऐसे पदार्थों को यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ऐसे पदार्थों को धनावेश कहते हैं। यदि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा और प्रोटॉन कम। तो फिर इस पर जो है 1 इलेक्ट्रॉन आने से ऋणावेश आ जाएगा। किसी तरह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हमको परमाणु से कराना है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे पहले वाली कक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत ज्यादा दृढ़ता से बंधे रहते हैं, ज्यादा ताकत से बंधे रहते हैं, इसलिए उनको निकालना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। और जो दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर प्रोटॉनों का आकर्षण बल कम हो जाता है, इसलिए वो पहली कक्षा के से और जल्दी बाहर निकल सकते हैं। और जो सबसे आखिरी की कक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के धनावेश का प्रभाव कम से कम नगण्य हो जाता है और वो बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से निकल जाता है तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये धनावेशित हो जाएगा। और यदि किसी तरह से इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी और उस पर ऋणावेश आ जाएगा। इसके जो उदाहरण हैं दोनों के वो अपन ने अभी समझे थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर आ जाता है। कांच की छड़ धनावेशित क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन आया है। ऐसे दूसरा एक और एग्जाम्पल है इसका ऋणावेश वाला कि यदि हम एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें तो बिल्ली की खाल पर एवोनाइट की छड़ पर एक इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से आ जाता है तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। इस पूरी क्रिया में आवेश का आदान प्रदान बराबर बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश और दूसरे पदार्थ पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो सबसे पहले मिल्कॉन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, मास, इलेक्ट्रॉन का मास वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से
जो पदार्थ है वो आवेशित हो जाता है। ये पूरा आवेश के बारे में जानकारी है। आवेश टॉपिक बहुत छोटा सा है। इस टॉपिक में केवल हमको ये पता करना है कि किसी पदार्थ पर धनावेश और किसी पदार्थ पर ऋणावेश हो सकता है। अब है ना, जो आवेश है वो कितना हो सकता है किसी पदार्थ पर, ये अगले वाले वीडियो में इसको हम आगे लेंगे। अभी आप जो है ना इसको पहले पूरा समझेंगे। समझने के बाद अगले वाला जो फॉर्मूला है आवेश का क्वांटीकरण, वो इसके समझने के बाद ही समझ में आएगा। तो उसको अगले पार्ट में दीजिए।